अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स डे 3 में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, जो पिछला लेक्चर हुआ है डे 2 का, उसमें हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था मर्कज़ी बैंक के फ़राइज़। तो मर्कज़ी बैंक के 9 फ़राइज़ थे जो मैंने आपको पढ़ा दिए थे। उसके अहम फ़राइज़ हमने पढ़े थे। 9 जो फ़राइज़ मैंने आपको पढ़ाए थे वो अहम फ़राइज़ थे। उसके अलावा जो दूसरी मेन हेडिंग थी वो थी मर्कज़ी बैंक के ज़मनी फ़राइज़, इजाफ़ी या ज़मनी फ़राइज़। तो वो आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मर्कज़ी बैंक के इजाफ़ी या ज़मनी फ़राइज़ कौन कौन से हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कि मर्कज़ी बैंक का बुनियादी मकसद मईशत को मजबूत बुनियादों पर तरक्की है। इस मकसद के असूल के लिए मर्कज़ी बैंक कुछ आम नौइयत के फ़राइज़ भी सरअंजाम देता है जो दर्जा झैल हैं। यानी कि वो जो हमने पहले पढ़े हैं अहम फ़राइज़ 9, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये कुछ आम से काम है लेकिन ये भी बहुत मददगार साबित होते हैं मुल्क की तरक्की में या बैंकों की तरक्की में। तो सबसे पहले है अमले की तरबियत। अमला कहते हैं स्टूडेंट स्टाफ को जो बैंकों में काम करता है। आपको पता है कि वक्त के गुजरने के साथ साथ बहुत सारी नई चीज़ें आती हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं। जैसा कि अगर हम बात करें तो बैंकिंग जब स्टार्ट हुई थी तो एक बेंच पे बैठ के तो हिसाब किताब करके एक कागज़ पे लिख लिया जाता था हिसाब किताब। लेकिन आज अगर हम बात करें कि कई सौ साल बाद, तो आज की जो बैंकिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। कि आप एक अच्छे रूम में बैठे होते हैं, एसी लगे हुए होते हैं, अच्छा फर्नीचर होता है। आप बैंक में जब पैसे जमा करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रसीदें आपको दी जाती हैं। उसके अलावा आपका जो जितना भी रिकॉर्ड है वो कंप्यूटर मेंटेन करते हैं। तो इसके इस तरह वक्त के साथ साथ जो स्टाफ होता है उसकी तरबियत का काम भी किया जाता है, ताकि वक्त के साथ साथ जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आए, नए सॉफ्टवेयर्स आएँ, उनको यूज़ करना तमाम जितना भी अमला है, बैंक का जितना भी स्टाफ है, उनको आता हो, उनको पता हो कि हमने वक्त के साथ साथ ख़ुद को कैसे बेहतर बनाना है। और वक्त के साथ तमाम स्टाफ को बेहतर बनाने के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनको सिखाने के लिए काम किया जाता है, जिसे कहते हैं अमले की तरबियत। तो पढ़ लेते हैं कि इसमें बुक में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है जी, मरकज़ी बैंक बैंकों में काम करने वाले मुलाजमीन की बैंकारी की तरबियत के लिए मुख्तलिफ़ तरबियती मराकज़ और तरबियती इदारे कायम करता है। यानी मरकज़ी बैंक बहुत सारे इदारे कायम करता है जहाँ पे बैंक के स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है या मुख्तलिफ़ तरबियती प्रोग्राम तरतीब देता है ताकि मुलाजमीन शुबा बैंकारी के जदीद निज़ाम से मुतारिफ़ हो सकें और अपनी खदमात बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक पेश कर सकें। इसका बुनियादी मकसद यही होता है कि जो जितने भी जो स्टाफ होता है बैंक का, उसको अच्छे तरीके से ट्रेन किया जा सके, उनके नॉलेज में, स्किल्स में उनके इजाफ़ा हो, और ताकि वो जो इंटरनेशनल लेवल पे बैंकिंग हो रही है उसके मुताबिक हमारे जो स्टाफ है बैंक का वो भी उसके मुताबिक काम कर सके। तो हेडिंग नंबर 2 है बचत की आदत। तो मर्कज़ी बैंक का जो दूसरा काम ये होता है कि वो जो अवाम होती है मुल्क में रहने वाली, उसमें बचत की आदत डाले ताकि फ़जूल खर्ची से बचा जा सके और लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद हो, लोगों की आमदनियों में इजाफ़ा हो, तो ताकि लोग अच्छी तरीके से ज़िंदगी बसर कर सकें, गुर्बत का ख़ात्मा हो। तो उसके लिए मर्कज़ी बैंक बचत की आदत डालता है। बचत की आदत कैसे डालता है जी मर्कज़ी बैंक लोगों में बचत का रुझान पैदा करने के लिए बचत के बैंक और बचत स्कीमें मुतारफ़ करवाता है। बचत के बैंक होते हैं एक ऐसे बैंक जिसमें आप छोटी छोटी रकमें आप जमा करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे एक महीने का 2000 मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो मैं जाके बैंक में जमा करवा दूंगा। फिर एक महीने मुझे 500 रुपया बचा है तो मैं बैंक में जमा करवा दूंगा। फिर एक महीने मुझे 3000 बचा है तो मैं बैंक में जाके जमा करवा दूंगा। ये वो बचत है जो हमारी तमाम ज़रूरियात पूरी करने के बाद जो पैसे हमारे पास बच जाते हैं। तो ऐसे लोग जब बैंक में जाके, गरीब या जो लो इनकम लोग होते हैं, उनके पास छोटी छोटी जो बचतें होती हैं वो जाके बैंक के पास जमा करवा दी जाती हैं। तो मर्कज़ी बैंक क्या करता है कि उन तमाम छोटी छोटी रकम को इकट्ठा करके, जमा करके, उससे सरमायाकारी करता है, और फिर जो लोग वहाँ पे अपनी छोटी बचतें जमा करवाते हैं उनको उस पर सूद या मुनाफा भी अदा करता है। इस तरह दो फ़ायदे होते हैं। देखें, अगर मैं एक बंदा 2000 जमा करवा रहा हूँ महीने का, और मेरे जैसे अगर बहुत सारे
लोग हों, मेरे जैसे अगर 100 लोग हो या 1000 लोग हो, तो इस तरह बहुत से 2 लाख या फिर 2 करोड़ तक की रकम भी 20 लाख तक की रकम भी जमा हो सकती है। तो उस बड़ी रकम को फिर मर्कज़ी बैंक क्या करता है, सरमायाकारी करता है, उससे मुनाफा होता है जो फिर तमाम लोगों में तकसीम कर देता है जिन्होंने अपनी छोटी छोटी रकमें बैंक में जमा करवाई होती हैं। तो इस तरह वो छोटी छोटी रकमें जो बचते होती हैं उससे भी पैसा कमा सकते हैं, और उसकी जो लो इनकम लोग होते हैं उनकी आमदनी में इजाफ़ा हो सकता है। तो ये था दूसरा इजाफ़ी या ज़मनी फ़र्ज कि लोगों में मुख्तलिफ मर्कज़ी बैंक नई नई बचत की स्कीमें मुतारिफ़ करवाता है ताकि लोगों में बचत की आदत बढ़े, वो फ़जूल खर्ची ना करें और जो उनका पैसा है उसको इस्तेमाल करके सरमायाकारी की जा सके। तीसरा इजाफ़ी या ज़मनी फ़राइज़ है तिजारत को फ़रोग़ देना। मर्कज़ी बैंक इसलिए भी काम करता है कि मुल्क में बहुत तिजारत फले फूले, तिजारत में इजाफ़ा हो। तिजारत में इजाफ़े का मतलब है कारोबार बहुत अच्छे तरीके से हो। जब कारोबार अच्छे होते हैं तो लोगों को रोज़गार मिलते हैं, रोज़गार मिलते हैं तो लोगों की आमदनी में इजाफ़ा होता है, लोगों की आमदनी में इजाफ़ा होता है तो लोगों की मेयार ज़िंदगी बुलंद होती है। इस तरह वो माशी तरक्की करते हैं जो कि जिससे आपके मुल्क में गुर्बत का ख़ात्मा होता है। तो मर्कज़ी बैंक तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए भी काम करता है। वो बहुत सारी पॉलिसियाँ बनाता है जिससे जो ताजर होते हैं, कारोबार करने वाले लोग होते हैं, उन्हें फ़ायदा पहुंचाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक ऐसी पॉलिसी हो सकती है कि मर्कज़ी बैंक कहे कि जितने भी ताजर हैं वो मुल्क के अंदर अगर चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे और मुल्क के अंदर ही सेल करेंगे तो उन पे टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। तो इस तरह ताजरों को मुनाफा ज़्यादा होता है, वो मेहनत से काम करते हैं। इस तरह मुल्क की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं और मुल्क की जो सनतें हैं वो भी तरक्की करती हैं। तो ये भी एक इजाफ़ी या ज़मनी फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है कि तिजारत को फ़रोग़ देता है मर्कज़ी बैंक। नेक्स्ट हेडिंग है सनती और ज़रई तरक्की। तो हम पहले मैं आपको बता चुका हूँ एक हेडिंग में कि सनत और ज़राअत को तरक्की देने के लिए मर्कज़ी बैंक सनती बैंक और ज़रई बैंक कायम करता है जो कि अपने अपने शुबे को आसान शराइत पे कर्ज़ा जारी करते हैं जिससे सनत और ज़राअत का शुबा तरक्की करता है, उनका कारोबार बेहतर होता है। तो ये हेडिंग नंबर 5 थी। हेडिंग नंबर 4 थी। हेडिंग नंबर 5 है आपके पास बैंकों की तरक्की। तो मर्कज़ी बैंक बैंकों की तरक्की के लिए काम करता है। मर्कज़ी बैंक तमाम बैंकों को हदायत जारी करता है कि आपने किस तरह अपने काम अच्छे तरीके से सरअंजाम देने हैं, आप अपने फ़राइज़ को कैसे पूरा कर सकते हैं, आप जो है वो कैसे एक अच्छी मनसूबाबंदी कर सकते हैं कि आप अपने बैंक को तरक्की दे सकें, आपके बैंक का कारोबार तरक्की करे। तो ये सारी जो है वो हदायत देना और मशवरे देना, ये बैंकों की तरक्की के लिए यही काम करता है मर्कज़ी बैंक। तो ये थी आपकी 5 हेडिंग्स। इसकी छठी और 7वीं हेडिंग भी है, लेकिन आप अगर ये 5 कर लें तो ये काफ़ी है इजाफ़ी या ज़मनी फ़राइज़ में। तो इस तरह आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि मर्कज़ी बैंक के फ़राइज़ बयान करें तो उसमें सबसे पहले आप मर्कज़ी बैंक के 2 तरह के फ़राइज़ होते हैं, अहम फ़राइज़ और इजाफ़ी या ज़मनी फ़राइज़। तो अहम फ़राइज़ 9 होते हैं, वो 9 हेडिंग्स लिख के फिर उसके बाद ज़मनी फ़राइज़ की ये जो 5 हेडिंग्स पड़ी हैं, 2 छोड़ दें आप, बेशक 5 हेडिंग्स लिख लें। तो इस तरह ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन एक कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि जो आम फ़राइज़ हैं उसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये वो शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने बोल के आपको बता दिए कि ये इसी तरह से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपकी डे 2 का लेक्चर था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप ये लिख लें हेडिंग, इसको अच्छे तरीके से याद करें, याद करके एक दफ़ा ख़ुद लिखें, सेल्फ़ टेस्ट लें अपना कि आपको कितना याद हुआ है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डे 3 में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 और वो होगा कि दुनिया में घास के मैदानों के बारे में आप क्या जानते हैं। ये आमतौर पर एक नोट की शक्ल में आता है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में एक हिस्सा होता है। लॉन्ग क्वेश्चन में 2 चीज़ें आमतौर पर पूछी जाती हैं, मतलब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि 2 चीज़ों पर नोट लिखना होता है जिसमें से एक नोट घास के मैदानों पर होता है।
तो ये सवाल यूँ बनेगा कि दुनिया में घास के मैदानों के बारे में आप क्या जानते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा और डेट 3 में आपने पहला सवाल यही करना है कि घास के मैदानों के बारे में, दुनिया में घास के मैदानों के बारे में आप क्या जानते हैं। यह सवाल लिख के उसके जवाब में आपने ब्लू पेन से लिखना है बगैर किसी हेडिंग के कि दुनिया में जिन इलाकों में दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा है मगर बारिश कम होती है, वहाँ पर बड़े बड़े दरख्त नहीं उग सकते, तो उनके बजाय ऐसे इलाकों में घास बड़ी मिकदार में पैदा हो जाती है और घास के अलावा दरख्त कहीं कहीं नज़र आते हैं। ये आपने ब्लू पेन से लिखना है और फिर उसके बाद बाकी 2.5 लाइन छोड़ के आगे लिखना है घास के मैदानों को मदरजा ज़ैल 2 अक़साम में तकसीम किया जा सकता है। ये लिख के फिर आपने ये ब्लू पेन से ही इस तरह का स्केच बनाना है छोटा सा, ये जिस तरह बना हुआ है कि घास के मैदान, उसकी 2 किस्में, एक लाइन इसके साथ लाइन लगा दें, एक लाइन इधर और एक लाइन इधर जा रही हो कि 2 किस्म के घास के मैदान है, गर्म घास के मैदान और मतदल घास के मैदान। ये लिख के फिर आपने ब्लू मार्कर से हेडिंग देनी है इसकी मेन, गर्म घास के मैदान। ये हेडिंग देंगे, उसकी हेडिंग में यही 1.5 लाइन लिखनी है जो निशान लगा हुआ है, यानी कि मुंतका हारा में इस्तवाई और गर्म रेगिस्तानी इलाकों के दरमियान जो इलाके वाक़या है वो गर्म घास के मैदान कहलाते हैं। इन इलाकों में दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा यानी 100 दर्जा फ़ारेनहाइट से अक्सर ऊपर पहुंच जाता है और बारिश भी 20 से 30 इंच के दरमियान हो जाती है। तो ये लाइनें लिखनी है 1.5 लाइन ब्लू पेन से। उसके बाद फिर लास्ट में इसके साथ ही बाकी चीज़ें छोड़ के आगे ये लिखना है इन इलाकों में जंगली जानवर मसलन चीता, शेर, हरनर, ज़राफ़ा वगैरह भी मिलते हैं। यानी कि इस सवाल के जवाब में जब गर्म घास के मैदान आप ये ब्लू मार्कर से हेडिंग देंगे तो उसकी डिटेल में एक तो ये लिखना है कि कौन कौन से इलाके इसमें शामिल हैं, मतलब इस इलाकों में क्या खसूसियात हैं, क्या कुछ होता है। जैसे कि लिखा हुआ है कि मंतका हरा में इस्तवाई और गर्म रेगिस्तानी इलाकों के दरमियान जो इलाके वाक़ हैं वो गर्म घास के मैदान कहलाते हैं। ये भी बता दिया गया कि कौन से इलाके हैं जिनको गर्म घास के मैदान कहते हैं। साथ ये बताया गया कि इन इलाकों में दर्जा हरारत क्या होता है, बारिश कितनी होती है और फिर इन इलाकों में ख़ास जानवर कौन से हैं। तो ये गर्म घास के मैदान के अंदर लिखना है। उसके बाद लिखना है कि गर्म घास के मैदानों की मदरजा ज़ैल इक़साम है। ये ब्लू पेन से लिखना है गर्म घास के मैदानों की मदरजा ज़ैल इक़साम है, उसमें सिर्फ इन इक़साम के नाम लिखने हैं और ये नाम, ये जो हेडिंग लिखी हुई है ये सिर्फ ब्लू पेन से ही लिखने हैं, ये कोई हेडिंग नहीं है, इसकी डिटेल नहीं लिखनी। आपने लिखना है गर्म घास के मैदानों की इक़साम मदरजा ज़ैल हैं। मिसाल के नंबर 1 सवाना के घास के मैदान, नंबर 2 कंपोस्ट के घास के मैदान, नंबर 3 लेनवस के घास के मैदान और नंबर 4 नादरन डाउन के घास के मैदान। तो ये 4 नाम लिख देने आपने ब्लू पेन से ही। ये हो जाएगा गर्म घास के मैदानों की इक़साम, जो पिछले पेज पे हमने किया था। सवाना के घास के मैदान, दूसरा हो गया कंपोस्ट के घास के मैदान, नंबर 3 लेनोस के घास के मैदान और नंबर 4 नादरन डाउन के घास के मैदान। यूँ ये शॉर्ट क्वेश्चन भी एक तरह से हो गया कि अगर कोई पूछ ले कि भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि गर्म घास के मैदान कौन कौन से हैं, तो आपने ये 4 नाम लिख लेने। लेकिन फ़िलहाल हम एक लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं कि दुनिया में घास के मैदानों के बारे में आप क्या जानते हैं, जिसमें आपने पहले लिखा कि मंतका हारा के घास के मैदान और उसके बारे में आपने डिटेल लिखी। अब सेकंड मेन हेडिंग देंगे आप ब्लू पेन से मुतदल घास के मैदान। अब बुक में इसको नंबर 5 लिखा हुआ है, आपने नंबर 5 नहीं लिखना, इसलिए मैंने काट दिया है। आपने दूसरी मेन हेडिंग देनी है ब्लू मार्कर से मुतदल घास के मैदान और इसमें ये ब्लू पेन से इसके साथ लाइन लिखनी है मुंतका मुतदला में पाए जाने वाले घास के मैदानों को भी 4 मदरजा ज़ैल मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। तो इनके भी सिर्फ नाम लिखने, जैसे स्टेप के घास के मैदान, नंबर 2 प्रेरी के घास के मैदान, नंबर 3 पंपास के घास के मैदान और नंबर 4 साउथर्न या सदर्न डाउन के मैदान। अब देखिए यहाँ पर अगर बुक में देखेंगे आप तो मुतदल घास के मैदान के साथ नंबर 5 लिखा हुआ है, फिर 6, 7, 8, 9, लेकिन आपने ऐसे नहीं लिखना, आपको जैसे बताया गया वैसे ही लिखना है। आपने जब ये हेडिंग देनी है मुतदल घास के मैदान ब्लू मार्कर से, तो इसके साथ कोई नंबर नहीं लिखना, उसके बाद नंबर 1 से शुरू करना है। नंबर 1 स्टेप के घास के मैदान, नंबर 2 प्रेरी के घास के मैदान, नंबर 3 पंपास के घास के मैदान और नंबर 4 साउथर्न या सदर्न डाउन के घास के मैदान। तो यूँ ये सवाल का जवाब कंप्लीट हुआ, सवाल नंबर 5 का, कि जिसमें था कि दुनिया में घास के मैदानों के बारे में आप क्या जानते हैं। अब करेंगे सवाल नंबर 6, जो कि इस चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और ये डे 3 के ही टारगेट में आता है कि डे 3 में 2 सवाल हैं। एक तो आपने ये जो 5वां सवाल किया और दूसरा ये 6ठा सवाल करेंगे। और 6ठा सवाल ये होगा कि रेगिस्तानी या सहराई नबातात से क्या मुराद है, या रेगिस्तानी या सहराई नबातात के बारे में आप क्या जानते हैं।
ये सवाल लिखेंगे आप, उसके जवाब में आपने पहले तो ये सीधा का छोटा सा स्केच बना लेना है कि रेगिस्तानी या सराइनी बतात। नंबर 1 उसके एक लाइन इधर लगानी है, सर्द सराई या ठंडा के नबातात, और नंबर 2 गर्म रेगिस्तानी नबातात। ये छोटा सा स्केच बना के फिर आपने मेन हेडिंग देनी है, एक छोटी सी ब्लू मार्कर से देनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, 4 नंबर का आता है आमतौर पे। सर्द सराई या ठंडा के नबातात, ये ब्लू मार्कर से हेडिंग दे के इसके जवाब में यहाँ से शुरू करना है। इन इलाकों में बर-ए-आज़म एशिया और यूरोप के शुमाली इलाके और बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका में कनाडा के शुमाली इलाके शामिल हैं। यहाँ काई और लचन के अलावा कोई चीज़ पैदा नहीं होती। बस इतनी सी ये 1.5 लाइन लिखनी है। फिर उसके बाद सेकंड हेडिंग देनी है आपने ब्लू मार्कर से ही कि गर्म रेगिस्तानी नबातात, और इसमें लिखना है आपने कि दुनिया के वो इलाके जो गर्म रेगिस्तानों का हिस्सा है, मसलन सहराए-ए-आज़म। उसके बाद आपने ये नाम से लिखना सहराए-ए-आज़म, फिर अंडरलाइन किया हुआ है थरपारकर और सहराए अरब वगैरह के इलाके शामिल हैं। तो देखिए इसमें सही सिर्फ वही इलाके अंडरलाइन किए गए जो इनके नाम बहुत कॉमन हैं, जो वैसे भी आप लोगों ने सुने हुए, इनको याद करना आसान होगा। तो गर्म रेगिस्तानी नबातात में आपने 3 इलाकों के नाम लिखने कि दुनिया के वो इलाके जो गर्म रेगिस्तानों का हिस्सा हैं, मसलन सहराए-ए-आज़म, थरपारकर और सहराए अरब वगैरह के इलाके इसमें शामिल हैं। ये लिख देना है आपने। कुछ बातें मैं वो बोल रहा हूँ जो बुक पे नहीं भी लिखी हैं, इसलिए गौर से सुन के आपने नोट्स तैयार करने। उसके बाद आपने ये लाइन लिखनी है यहाँ से कि इन इलाकों में कांटेदार झाड़ियाँ और झंड वगैरह ही दिखाई देते हैं। तो ये शार्ट सा आंसर हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ और साथ ही डे 3 का टारगेट भी कंप्लीट हुआ। वेलकम टू डे 3 स्टूडेंट्स। डे 3 में हम मीन को स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। तो स्टेप डेविएशन मेथड का फार्मूला सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टेप डेविएशन का फार्मूला क्या है। चलते हैं फार्मूले की तरफ। स्टेप डेविएशन मेथड से मीन का फार्मूला है a प्लस समेशन एफ यू डिवाइडेड बाय समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। तो इस फार्मूले में 2 नई चीज़ें आई हैं। एक तो हमारे पास u और उसके अलावा h। तो a एज्यूम मीन है जो कि x की वैल्यूज़ में से हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। u को कैसे फाइंड करना है हमने? u का फार्मूला है हमारे पास x माइनस a डिवाइडेड बाय एच, x माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। तो देखें इसमें भी अब आ गया है h। तो ये h क्या होता है? h होता है क्लास इंटरवल, यानी कि दोनों क्लासेस में ऊपर वाली क्लास और फर्स्ट और सेकंड क्लास में जो फ़र्क है उसे हम कहते हैं क्लास इंटरवल। आप अपने पास इसको लिख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास एंड लोअर क्लास इज़ कॉल्ड क्लास इंटरवल और h। तो देखते हैं यहाँ पे क्लास इंटरवल को भी पहले हम देख देते हैं क्वेश्चन में कि क्लास इंटरवल क्वेश्चन में क्या है। देखें फर्स्ट क्लास जो है हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है, सेकंड क्लास हमारी 5 से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब है कि 5 में से हम 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5, या कि हम इसी तरह देख के भी हम देख सकते हैं कि 0 से 5 तक का जो फ़र्क है वो कितना बनता है, तो 5 का ही फ़र्क बनता है। यानी कि हर क्लास में जो गैप है वो 5 है। 0 से 5 का गैप है, 5 से 10 5 का गैप है, 10 से 15 5 का गैप है, 15 से 20 5 ही का गैप है। तो ये h की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 5। उसके अलावा f हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो देखें वही क्वेश्चन है जो हमने पहले डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया है, सिर्फ इसकी स्टेटमेंट चेंज कर दी गई है कि फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो जो ही आप स्टेप डेविएशन देखें तो आपको जहन में आ जाना चाहिए कि फार्मूला इसमें कौन सा लगेगा? u वाला। तो वही क्वेश्चन है आपके सामने, क्लासेस दी हुई हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, x हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। एक दफ़ा फिर मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि x को हमने कैसे फाइंड किया था। x को हमने जो क्लासेस हैं उसकी लोअर क्लास और अपर क्लास दोनों को प्लस करके, यानी कि 0 और 5 इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास x की पहली वैल्यू आ गई। इसी तरह सेकंड क्लास को भी हमने दोनों वैल्यूज़ को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया तो x की सेकंड वैल्यू आ गई। थर्ड क्लास 4 और 5 को भी हमने इसी तरह दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके देखें, 20 और 25 को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास x की लास्ट वैल्यू 22.5 आ गई। स्टूडेंट्स, तो जब हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड में हमें u की वैल्यूज़
फाइंड करनी होती हैं। तो देखें यू का फार्मूला पहले भी बता दिया गया था, यहाँ भी मैंने लिख दिया है, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। देखें यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यूज़ तो हमने फाइंड कर ली थी पहले ही। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ए है अज्यूम मीन, एक्स की ही वैल्यू में से कोई एक वैल्यू हमने फ़र्ज़ कर लेनी है, अज्यूम कर लेनी है। तो वो इस क्वेश्चन में मैंने 2.5 ही अज्यूम की है। उसके बाद एच है क्लास डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस बिटवीन टू क्लासेस, पहली क्लास और दूसरी क्लास में जो डिफरेंस है वो हमारे पास एच आएगा। 0 और 5 में 5 का डिफरेंस है, तो एच हमारे पास क्या आया है, 5। तो अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो हमारे पास यू की तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम यू की फ़र्स्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स की वैल्यू पुट की है 2.5, उसमें से माइनस किया है ए की वैल्यू जो है 2.5 जो हमने अज्यूम किया था एक्स की वैल्यू में से। ये 2.5 आप 2.5 की जगह 7.5, 12.5 और 17.5 इनमें से कोई भी वैल्यू आप फ़र्ज़ कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। डिवाइड किया है हमने एच जो कि हमारे पास क्लास डिफरेंस कह लें, क्लास इंटरवल कह लें, जो हमारे पास 5 है। तो हमारे पास यू की पहली वैल्यू 0 आई है, क्योंकि 2.5 माइनस 2.5 करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाय 5 फिर भी हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। उसके बाद हमने सेकंड क्लास की वैल्यूज़ को पुट कर लिया है फार्मूले में। एक्स की वैल्यू सेकंड हमारे पास 7.5 है, अज्यूम वैल्यू वही 2.5 माइनस और डिवाइड किया हमने 5 के साथ, तो यू की पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। इसी तरह थर्ड वैल्यू हमारे पास 2 आई है, उसी फार्मूले में फोर्थ वैल्यू की वैल्यूज़ पुट की हैं तो 3 आया है, और लास्ट वन हमारे पास यू की वैल्यू 4 आई है। इसमें हम लास्ट में फिर एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमारे पास एक्स की वैल्यू, लास्ट वैल्यू एक्स की 22.5 है, ए 2.5 माइनस किया है उसमें हमारे पास, फिर उसके बाद एच है 5, इसके साथ डिवाइड किया है तो लास्ट वैल्यू हमारे पास इस तरह 4 आई है। तो अब हमारे पास यू की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो फार्मूले में अब इसके बाद हमें फार्मूला दे के पता लग रहा है कि एफ़ के कॉलम को यू के कॉलम के साथ हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। देखें एफ़ की वैल्यूज़ हमारे पास आपके सामने लिखी हैं 2, 4, 8, 6 एंड 10। अब इस केस में भी स्टेप डेविएशन मेथड में भी हमने एक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करते वक्त इग्नोर कर देना है, क्योंकि फार्मूले में एफ़ यू है, एफ़ एक्स नहीं है। तो अब एफ़ के वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे यू की वैल्यू से। 2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो एफ़ यू की पहली वैल्यू 0 आएगी। एफ़ की सेकंड वैल्यू है 4, इसको मल्टीप्लाई किया है यू की सेकंड वैल्यू 1 से, तो ये हमारे पास 4 आ गया। एफ़ की थर्ड वैल्यू है हमारे पास 8 को मल्टीप्लाई किया यू की थर्ड वैल्यू से, तो हमारे पास आंसर आया है एफ़ यू की थर्ड वैल्यू का 16। इसी तरह 6 को मल्टीप्लाई किया है 3 के साथ, तो आंसर आया 18। 10 को मल्टीप्लाई किया है 4 के साथ, तो आंसर आया हमारे पास 40। उसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि फार्मूले में एफ़ यू नहीं है, स्मैशन एफ़ यू है, यानी कि एफ़ यू की कॉलम को हमने सम करके लिखना है, जमा करके लिखना है। तो इसको जब हमने जमा किया है तो हमारे पास आंसर आया है 78, यानी स्मैशन एफ़ डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 78। उसके बाद हम देखेंगे कि फार्मूले में कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं और क्या हमारे पास तमाम वैल्यूज़ आ चुकी हैं। सबसे पहले फार्मूले में हमें ए चाहिए होता है, तो ए अज्यूम मीन है, हमने खुद फ़र्ज़ किया था 2.5, ए की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है स्मैशन एफ़ यू, स्मैशन एफ़ यू की वैल्यू हमने अभी एफ़ यू की वैल्यू हमने यहाँ पे एफ़ डी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एफ़ डी नहीं है, एफ़ यू है। एक दफ़ा फिर मैं बता देता हूँ कि ये एफ़ यू का कॉलम है, तो जब हमने इसे प्लस किया है तो ये स्मैशन एफ़ यू की ही वैल्यूज़ आई हैं। स्मैशन एफ़ यू की वैल्यू आ गई है 78, वो हमने लिख ली। उसके बाद एच की वैल्यू 5, ये किस तरह हमने फाइंड की थी, दोनों क्लासेस में, फ़र्स्ट और सेकंड में या सेकंड और थर्ड में देख लें आप, कोई भी 2 क्लासेस उठा के उनमें फ़र्क देख लें, ऊपर वाली क्लास और नीचे वाली क्लास में, तो आपके पास एच आ जाता है। एच की वैल्यू हमारे पास आई है 5। स्मैशन एफ़, जो क्वेश्चन में एफ़ का कॉलम दिया हुआ है, इसको हमने प्लस किया है, तो हमारे पास स्मैशन एफ़ की वैल्यू आ गई है 30। अब इसको हमने फार्मूले में पुट कर दिया है, ए की जगह 2.5 प्लस 78 डिवाइड बाय 30 जो है स्मैशन एफ़ की वैल्यू है, और मल्टीप्लाई बाय एच की वैल्यू क्या है 5। अब इसको हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट सबसे पहले हमने 78 को 30 के साथ डिवाइड किया है, तो हमारे पास 2.6 आ गया है।
बाकी 2.5 और मल्टीप्लाई बाय 5 सेम वैल्यूज़ आ गई हैं। अब 2.5 में प्लस ये 13 आया है, 2.6 को जब हमने मल्टीप्लाई किया है 5 के साथ तो 13 आ गया है। अब इस 13 में 2.5 हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया है 15.5। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जब हमने मीन का जो थर्ड और लास्ट हमारे पास मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, उससे भी हमारा आंसर 15.5 ही आया है। तो इससे हमें पता चला है कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड तीनों से ही हमारा आंसर सेम आया है। स्टूडेंट्स ये था आपका डे 3 का टारगेट, जिसमें आपको मीन स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करना सिखाया गया है। तो अब आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि हमने पिछली 3 क्लासेस में क्या क्या पढ़ा है। देखें, मीन हमने तीनों मेथड से पढ़ लिया है। पहली क्लास में हमने डायरेक्ट मेथड से पढ़ा था, डे 2 में हमने इनडायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड से पढ़ा है, और डे 3 में इस क्लास में हमने पढ़ा है स्टेप डेविएशन मेथड से। तो अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे, फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाय डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। यानी कि ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपने तीनों मेथड से सॉल्व करना है। जैसे मैंने पिछली 3 क्लासेस में एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व किया था, आप भी इस क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। बोर्ड पे फार्मूले लिखे हुए हैं, मैंने शॉर्ट करके इनको कंबाइन करके तीनों फार्मूले लिख दिए हैं। यही तीनों फार्मूले आपने अप्लाई करने हैं इस क्वेश्चन में। मैं एक आपको बता देता हूँ शॉर्टकट कि आपने कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, शॉर्ट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपने डायरेक्ट मेथड का फार्मूला लगाना है। इसमें आपको सिंपल x निकालना होगा। x कैसे निकालते हैं, क्लास की एक आरे क्लास की लोअर अपर वैल्यू यानी दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास x की पहली वैल्यू आ जाएगी। फिर इन दो वैल्यूज़ को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो x की दूसरी वैल्यू, फिर इनको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो तीसरी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह करते करते लास्ट यानी 50 और 59 को प्लस करेंगे आप, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो x की हमारे पास लास्ट वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, f और x का कॉलम जब आ जाएगा आपको उनको मल्टीप्लाई करना है, उनको प्लस करना है, हमारे पास समेशन fx आ जाएगा। उसके बाद आपने उसमें फार्मूले में पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। देखिए लिखा हुआ है fx डिवाइड बाय समेशन f, तो ये जो f का कॉलम है इसको सिंपली आप प्लस करेंगे तो आपके पास समेशन f आ जाएगा। इसी तरह आपने इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले आप d निकालेंगे, फिर f d को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद समेशन f के साथ डिवाइड कर देंगे, a की वैल्यू में प्लस कर देंगे तो आपके पास शॉर्टकट मेथड से आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने स्टेप डेविएशन मेथड भी करना है। इसे अच्छी तरह से समझें और इसे सॉल्व करें। थैंक यू।